हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th की हिंदी करते हैं और उसका लेसन 8 करते हैं। जो आपके 7 लेसन हैं उसकी मैंने हर एक लेसन की वीडियो डाली हुई है, वो भी आप चैनल पर जाके देख लेना, ठीक है। और जो मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका 8th लेसन, एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए पहले इनके बारे में ही बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में जानते हैं कुछ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। कहाँ? आरत दुबे का छपरा गांव। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, ज्योतिषाचार्य की, ठीक है। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे थे। उनके पिता श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी, इनके पिताजी का क्या नाम है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी राइटर हैं इसके, एक कुत्ता और एक मैना पाठ के, इनके पिताजी क्या नाम है? श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी। अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हीं के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। सन 1940 में वे शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक नियुक्त हुए। सन 1949 में उन्हें PhD की मानद उपाधि प्राप्त हुई। इसके पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे हैं। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। साहित्यिक सेवा करते हुए 1979 में 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। जन्म कब हुआ? 1907 में। आगे पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ रचनाएं हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल। तो इनके निबंध संग्रह क्या है? एक तो अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, विचार और वितरक, विचार पर वह, आलोक परव, आलोचना, सुर साहित्य, कबीर नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मरम, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। उपन्यास पढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, ठीक है। तो ये लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपकी ये इनकी लेखक की रचनाएं हैं ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनसे भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति से संबंधित प्राचीन भारत के कला विनोद, सहज साधना, मध्यकालीन धर्म साधना भी आपकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। द्विवेदी जी की समस्त रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में संकलित है। साहित्यिक विशेषताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की आधारभूमि सांस्कृतिक है। द्विवेदी जी ने भाषा, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, कला, इतिहास, ज्योतिष, प्रकृति, सौंदर्य, पर्व आदि अनेक विषयों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन का कदाचित ही कोई ऐसा पक्ष हो जिसके संबंध में उन्होंने कुछ न कहा हो। इन विषयों पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने मनुष्य शक्ति में विश्वास प्रकट किया है। द्विवेदी जी उच्च कोटि के आलोचक, उपन्यासकार और अनुवादक भी थे। उनके जो निबंध विद्वता, प्रतिभा एवं पांडित्य के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। अनेक निबंधों में विषय की विविधता के साथ साथ सूक्ष्म दृष्टि, गहन अनुभव, गंभीर चिंतन, विशिष्टि दृष्टिकोण एवं रोचक शैली के दर्शन होते हैं। आपके निबंधों में सांस्कृतिक परंपरा, मानवीय आदर्शों और जीवन दर्शन की अनुपम छटा विद्यमान है। कौन है इनके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जन्म 1907 और मृत्यु 1979। ये बातें आपको याद रखनी है। भाषा शैली की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा सरल होते हुए भी परिमार्जित है। वह प्रवाहमयी भी है और भाव से परिपूर्ण भी है। व्यंग्य शैली के द्वारा उन्होंने अपने निबंधों में अपने पांडित्य को हावी नहीं होने दिया। वे स्थान स्थान पर संस्कृत साहित्य के उदाहरण देते हुए अपनी बात की पुष्टि करते चलते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में प्रसंगानुकूल तत्सम शब्दावली के साथ साथ साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया है। मुहावरे के सटीक प्रयोग द्वारा उन्होंने अपनी भाषा को चुस्त और तथ्य को अत्यंत ग्राह्य बनाया है। भाषा की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को जो रूप दिया है वह हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है, ठीक है। पाठ सार गद्य परिचय। तो अब पढ़ते हैं एक कुत्ता और एक मैना पाठ की पूरी समरी, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि लेसन में क्या कहा गया है। प्रस्तुत निबंध। तो ये पहला क्वेश्चन यही बन गया, एक कुत्ता और एक मैना क्या है? एक निबंध है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रसिद्ध रचना है ये। लेखक ने भावात्मक शैली का सफल प्रयोग किया है, साधारण घटनाओं को श्रेष्ठ रचना का रूप दिया है। विषय विस्तार न होते हुए भी यह रचना भावों का गुंफित रूप है। संपूर्ण निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व झलकता है। ठीक है, लेखक ने रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव हम उनको जानते गुरुदेव के नाम से, भेंट की एक घटना का समानुभूति के आधार पर भावात्मक शैली में उल्लेख किया है। एक दिन गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने निश्चय किया कि वे आश्रम को त्याग कर अन्यत्र रहना चाहते हैं। वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में आकर रहने लगे। ठीक है, उन दिनों ऊपर जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था। वृद्ध अवस्था में वहां पहुंचना बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। लेखक ने छुट्टियों में गुरुदेव के दर्शन करने की ठान ली। ठीक है, यहाँ लेखक ने दर्शन शब्द का प्रयोग बहुत ही अच्छी, ठीक है, तो यहाँ लेखक ने दर्शन शब्द का प्रयोग साबिप्राय किया है। जब भी लेखक किसी बाहर के व्यक्ति को लेकर उनके पास जाता था तो कहा करता था, एक भद्रलोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। इस पर गुरुदेव मुस्कुराकर कह देते थे कि दर्शनार्थी क्या है, मैं तो लेखक को भी दर्शनार्थी ही कहा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। उस पुराने भवन में गुरुदेव अकेले ही रहते थे, इसलिए वहाँ आश्रम जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। जब लेखक वहाँ गुरुदेव से भेंट करने हेतु पहुँचा तो वे छिपते हुए सूर्य की बड़ी तल्लीनता के साथ देख रहे थे। यह एक संयोग ही था कि उसी समय एक कुत्ता, जिसने शांति निकेतन में गुरुदेव का साहचर्य प्राप्त किया था, अपनी घ्राण शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सानिध्य प्राप्त करने हेतु वहां आ पहुंचा। गुरुदेव ने उस पर अपना अमृत स्पर्शी हाथ फेरा। उस अपूर्व सुख की अनुभूति कुत्ते की अर्ध खुली आंखें और उसके रोम रोम से उमड़ रहा प्यार बता रही थी, यानी स्नेह प्यार बता रही थी। कैसी अजीब बात है कि उस कुत्ते को किसी ने न मार्ग दिखाया न बताया था, पर वह अपने स्नेहदाता यानी जो उसको प्यार करते थे के पास 2 मील पहुंचकर यानी 2 मील चलकर उनके पास पहुंच गया। बाद में गुरुदेव ने इस कुत्ते को लक्ष्य करके आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह यानी प्यार के भाव के महान सत्य को देखा था। ठीक है, जबकि मानव मानव में चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जबकि मानव में स्नेह भाव को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय यानी वो जब भक्ति करते थे उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है, और जब पूजा के बाद में अपना स्नेहपूर्ण यानी प्यार भरा हाथ उस पर फेरते हैं तो वह आनंद से पुलकित यानी एकदम प्यार से उठता है। यानी जब किसी पर भी आप प्यार भरा हाथ फेर दो, जैसे आपके घर पे भी कुत्ता हुआ तो वह समझेगा भाई ये हमारा सब कुछ है ना। तो ऐसे कुत्ता वास्तव में चैतन्यशील प्राणी है, वह अहेतुक प्रेम की भावना को भली भांति समझता है कि कौन उसे प्यार करता है ना, तथा अपनी करुण दृष्टि से आत्मसमर्पण भी कर देता है ना। गुरुदेव ने वाणी विहीन कुत्ते की करुण यानी वाणी विहीन जो बोल नहीं सकता कि करुण दृष्टि में एक महान सत्य के दर्शन किए हैं। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा है, कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। यानी देखो, कुत्ता भाषाहीन होता है ना, वो तो सिर्फ अपने जो जैसे जो संकेत होते हैं वैसे करता, लेकिन वो बोल तो नहीं सकता कुछ भी। इसके साथ ही लेखक ने एक और आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख भी किया है। जब गुरुदेव की चिता भस्म को कलकत्ता के आश्रम में लाया गया तो वह कुत्ता बड़े सहज भाव से वहाँ आश्रम वासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तरायण तक गया। हो सकता है कि उसे भी गुरुदेव के न रहने का दुख हो। ठीक है, यानी जो कुत्ता है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वह उनके शमशान घाट तक भी गया था। ठीक है, तो देखो कुत्ते के अंदर बड़ी भावना होती है, वह सुख दुख सब कुछ समझता है। ठीक है, इसी प्रकार लेखक एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताता है कि वे नए नए शांति निकेतन में आए थे और एक पुराने अध्यापक के साथ गुरुदेव के साथ घूमने लगे तो गुरुदेव ने लक्ष्य किया कि आश्रम के कोई क्या हो गए। ठीक है,
उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कोई मतलब कौवे। लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लक्ष्य किया कि कौवे कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, यानी कभी कभी दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसी प्रकार की दूसरी घटना है लंगड़ी मैना के संबंध में। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक है, लेकिन यहीं आकर फुदकती है ना, मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। ठीक है, गुरुदेव के कहने पर लेखक उस मैना में निहित करुण भाव को अनुभव कर सका था। बाद में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी नहीं है, वह दूसरों पर अपनी अनुकंपा दिखाने वाली है, यानी प्यार दिखाने वाली है ना। जिस मकान में लेखक महोदय रहते थे उसकी दीवारों में 4 और सुराख थे। उनकी सुराखों में मैना का एक जोड़ा हर वर्ष अपनी घरस्ती जमाता था। लेखक द्वारा दीवार में ईंट लगा देने पर वे खाली स्थान का उपयोग करने में कोई कसर न छोड़ते थे। अपना सारा काम बड़े उत्साह व परिश्रम से करते थे। इतना परिश्रम करने पर भी वे सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे और उनके गान परिपूर्ण होते थे। पति पत्नी में अगाध प्रेम था, पर उस मैना में गुरुदेव ने करुण भाव की अनुभूति देखी थी। इस भाव से परिपूर्ण गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी। गुरुदेव ने अपने हृदय साम्राज्य में विचरण करके उस मैना की करुण दशा का अनुमान किया था। वह बेचारी किसी भी परिस्थिति में विशेष में पढ़कर अपने प्रिय से विमुक्त हो जाती थी, यानी उसकी चिंता में हो जाती थी। एक दिन वह मैना उड़ गई फिर। ठीक है, तो उपयुक्त विवेचन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में जो मर्मविद यानी मन के विचार की शक्ति होती है उसके दर्शन अन्यतर नहीं हो सकते। कवि केवल मानव के हृदय की ही बात नहीं समझते, अपितु मानवतर पशु पक्षियों की प्यार की भावनाओं को भी सहज भाव से समझ लेते हैं, उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। वे अपनी मर्मवेदी दृष्टि से यह बता देते हैं कि मूक प्राणी भी अपने सहज ज्ञान से मानव के महान सत्य के दर्शन कर सकता है। यानी देखो, अगर आपके घर भी कुत्ता वगैरह है, ठीक है, तो आप जब वो कुछ बोलता भी नहीं तो आप उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है, इसको रोटी देनी है ना, अपने आप वो आपके पास चुपचाप आकर बैठ जाता है। ठीक है, यानी कोई भी पशु हो पक्षी हो सभी के अंदर भावना होती है। ठीक है, सभी अनुभव करते हैं हर भावना को। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हम एक दूसरे की भावना का फीलिंग का सम्मान करते हैं, ऐसे हमें पशु पक्षियों की भावनाओं का भी मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उन्हें भी कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें दर्द होता है ऐसे ही उनको होता है। ठीक है, तो सभी की रिस्पेक्ट करो ऐसे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।